अब हम सेकंड प्रूफ करते हैं कि दूसरा और किस तरह से ये प्रूफ हो सकती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेम डायग्राम है, डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, बस मैं एक छोटी सी चीज आपको यहां पर एनालाइज करवाऊंगा। ये हमारा पार्ट नहीं था, इसको मैं मिटा देता हूं। प्यारे बच्चों, अगर इस डायग्राम को आप एक सिंगल लुक में देखें, एक सिंगल नजर में देखें, ये भी मैं हटा देता हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है, अब इसकी भी जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को अगर आप एक सिंगल लुक में देखें तो ये एक ट्रेपेजॉइड नजर आ रहा है। इतना होता तो रेक्टेंगल होता, ये ऊपर थोड़ा सा उठ गया तो ये ट्रेपेजॉइड कहलाता है। ट्रेपेजॉइड नजर आ रहा है। ये वाला जो हिस्सा है, इतनी लेंथ, क्या है ये इतनी लेंथ? बता सकते हैं आप लोग? कौन सी वाली? वी आई। ये वी आई है। ओके, सो इट मींस ये वी आई है तो ये भी वी आई होगी। ओके, अब देखें जरा, ये वी आई है तो इतनी ही लंबाई जो मैंने यहां ब्लैक में बनाई है ये भी वी आई है, और ये जो यहां ग्रीन में बनी हुई है ये वी एफ माइनस वी आई है। ओके, अब मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको, ये अगर मुझे टोटल लेंथ निकालनी है तो टोटल लेंथ कैसे आएगी? इस लंबाई में इस लंबाई को ऐड कर दो, प्लस कर दो। ओके, प्लस करके देखें जरा, एक लंबाई है वी एफ माइनस वी आई, ये वाली जो ग्रीन में यहां बनी हुई है, और दूसरी लंबाई है ये वी आई। सो प्लस का वी आई माइनस का वी आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल लेंथ किसके बराबर होगी? वी एफ के बराबर। तो इस पूरे को मिटाकर मैं एक साथ लिख देता हूं वी एफ। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ये असल में एक ही बात है कि मैं इसको वी एफ लिख दूं, इसकी जरूरत अब नहीं है, सिर्फ इतना समझाना था इस डायग्राम से। सो इस पूरे को मैं लिख देता हूं वी एफ। इट मींस ये लंबाई वी आई है, ये लंबाई वी एफ है, और ये लंबाई टी है। ओके, ये एक ट्रेपेजॉइड बन गया है। अब इस ट्रेपेजॉइड का अगर आप देखें तो इसी की मैं उसी तरह जैसे ट्राइंगल की कॉपी बनाई थी, इसकी एक कॉपी बनाऊं और इस लाइन के ऊपर उलट के रख दूं इसको। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। बिल्कुल, इसको मैं यहां डैश लाइन से बनाता हूं। किस तरह बनाएंगे देखें, ये वी एफ लेंथ है, इसके ऊपर से वी एफ बनाना शुरू करें। मैं डैश में बना रहा हूं, जितनी लंबाई ये थी उतनी ही लंबाई मैंने यहां बनाई। ये वी आई है, यहां पर वी आई बनाना शुरू करें, और ये टी आ गया। अब ये एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, इसका मतलब एक कॉपी ये है, एक कॉपी ये है। ये कॉपी मेरे काम की नहीं है, मेरे लिए नीचे वाली कॉपी काम की है। तो ये दो पार्ट आ गए। रेक्टेंगल का एरिया निकालना क्योंकि आसान है, इसलिए मैंने ट्रेपेजॉइड से इसको रेक्टेंगल बना दिया। अब जरा गौर करें प्यारे बच्चों, ये वी एफ था, अगर मुझे टोटल लेंथ चाहिए, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वी आई, इसी तरह से ये वी आई था तो ये वी एफ हो गया। क्योंकि मुझे फॉर्मूला निकालना है रेक्टेंगल का, उसको मैं आधा कर दूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो कोई सी भी लेंथ ले लें, वी आई प्लस वी एफ ले लेंगे, टोटल लेंथ वी आई और वी एफ ये ऐड होगी तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी। मुझे चाहिए लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ओके, यहां से मैं ले लेता हूं, एरिया बराबर होगा रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट पहले लिखियो, लेंथ बाद में लिखियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे केस में जो हमें चाहिए वो ट्रेपेजॉइड का चाहिए। पहले मैं रेक्टेंगल का निकालता हूं, फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो मेरे नीचे वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब एरिया खुद किसके बराबर है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर डिस्टेंस के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। यहां पर हाइट क्या है? वी आई प्लस वी एफ। हाइट है वी आई प्लस वी एफ, और लेंथ क्या है पूरे रेक्टेंगल की? टी मल्टीप्लाई बाय टी, और मुझे नीचे वाला ट्रेपेजॉइड चाहिए तो इसका आधा करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2। यहां तक बात समझ आती है? अब प्यारे बच्चों, जरा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, जरा गौर करें। डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ये वेलोसिटी है, ये पूरा पार्ट लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, जो बीच वाली चीज है वो है वेलोसिटी। इसका मतलब जब एक्सेलरेशन लगा होगा तो ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी के बराबर होगी। इससे क्या बात समझ आती है? जरा मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं अहम बात। जब एक्सेलरेशन नहीं लगा तो सिंपल वेलोसिटी है, ये नहीं बदल रही पूरे जर्नी में। लेकिन अगर एक्सेलरेशन लगा है तो यही वेलोसिटी किसके बराबर होगी? क्योंकि एक्सेलरेशन लगा है तो वेलोसिटी तो बदलेगी, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करें और उसका आधा कर दें। जब भी कोई दो चीजें होती हैं, देखें ना, वेलोसिटीज ही है, ये इसके बराबर है, v बराबर आ जाएगा वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं यहां साइड में लिखता हूं, v बराबर आ जाएगा वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है मामला यहां तक? ओके, यही चीज आपकी लिखी होती है जब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कर रहे होते हैं अपनी बुक के अंदर। अब देखिए कि अगर कोई खिलाड़ी मैच खेलता है, किसी मैच में वो 100 रन बनाता है,
दूसरे मैच में वो 50 रन बनाता है, तीसरे मैच में फिर 50 रन बनाता है, तो टोटल रन कितने हो गए उसके 3 मैचेस में? 200 रन। अब मैं चाहता हूं कि हर एक मैच में इक्वल रन्स में डाल दूं, क्योंकि किसी में ज्यादा बनाए किसी में कम बनाए, तो उससे क्या आ जाती है, एवरेज आ जाती है कि भाई हर मैच में ये कितने बना रहा है। तो उसको क्या तरीकेकार है, तमाम मैचेस के रन को ऐड करें और जितने मैचेस खेले उसी से डिवाइड करें, तो 200 डिवाइडेड बाय 3 वो आंसर होगा कि हर मैच में तकरीबन एवरेज ये इतना स्कोर करता है। अगर 3 मैचेस थे तो तीनों का सम स्कोर का डिवाइडेड बाय 3 आ गया, 10 मैचेस होंगे तो 10 का सम स्कोर का डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। यहां पे वेलोसिटीज 2 हैं तो 2 का सम डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इसको हम कहते हैं एवरेज। एवरेज का दूसरा नाम है मीन, इसीलिए ये लिखा है मीन स्पीड थ्योरम, स्पीड का मीन है ये। तो इस तरह से ये मीन स्पीड थ्योरम इसका नाम बनता है। मैटन कॉलेज का नाम है इसके, निकोल ऑर्समा के, सो उसके नाम पर भी मैटन एक्सेलरेशन थ्योरम या मैटन रूल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। बात समझ आ गई कि मीन स्पीड थ्योरम हम क्यों कहते हैं इसको। ओके, अब फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लाएंगे हम इसको प्रूव करने के लिए। यहां आप लिख सकते हैं मीन ऑफ स्पीड। इट मींस कि ये स्पीड असल में जब एक्सेलरेशन लग रहा होता है तो मीन स्पीड के बराबर होती है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब थोड़ी सी हमने अलजबरा लगानी है यहां पर। हम जानते हैं वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के। यहां भी मैंने वही काम किया है, इसी डिस्प्लेसमेंट को इस्तेमाल करके ये इक्वेशन बना दी है। ऑटोमेटिक एरिया हमें बता देगा कि डिस्प्लेसमेंट है। अब मेरा टारगेट क्या था, पिछली इक्वेशन में आपने गौर किया होगा कि वी एफ नहीं है, तो हम वी एफ की जगह पर, जो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इधर वी एफ से मुझे खत्म करना है, इधर वी एफ खत्म करना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, वी एफ खुद बराबर किसके, वी आई प्लस ए टी के। सो यहां पर मैं लिख दूंगा डिस्प्लेसमेंट बराबर आ जाएगा वी आई, पहले वाला ऐसे ही रहेगा, प्लस वी एफ खुद दो टर्म्स के बराबर है, वी आई और ए टी के बराबर, तो ये दोनों टर्म्स यहां पर आ जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय टी। आप चाहें तो यहां भी वेक्टर के निशान लगा सकते हैं, परेशान नहीं होना। सो डिस्प्लेसमेंट बराबर आ जाएगा एक वी आई प्लस एक वी आई, 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लाई बाय टी। फर्दर इसको मैं यहां प्रूव करता हूं। डिस्प्लेसमेंट बराबर आ जाएगा, ये जो डिवाइड में 2 है इसको पहली टर्म के नीचे अलग भेज देते हैं, दूसरी टर्म के नीचे अलग भेज देते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम ये डीकंपोजिशन कर रहे हैं जैसे हम एलसीएम लेते हैं नंबर। नीचे अगर सेम नंबर होता है तो हम ऊपर कोई तब्दीली नहीं करते और नीचे वो सेम नंबर लिख देते हैं। इसी तरह से यहां मैंने उसको वापस भेज दिया है। सो 2vi के नीचे अलग 2 भेज दिया, ए टी के नीचे अलग 2 भेज दिया, और बाहर वाला मल्टीप्लाई बाय टी इसी तरह रहा। ये 2 1 2 2 1 2 कट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर आ जाएगा पहली टर्म वी आई प्लस ये जो डिवाइड वाला 2 है इसको हम हाफ करके अलहदा से लिख देते हैं, ए टी मल्टीप्लाई बाय टी। अब इस टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एक दफा ये टी वी आई से मल्टीप्लाई होगा, एक दफा ये टी हाफ ए टी से दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। जब वी आई से टी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा वी आई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, टी टी से होगा तो टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह भी आपकी ये इक्वेशन प्रूफ हो जाती है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों जरा आप गौर करें, इसकी कुछ एनालिसिस कर लेते हैं हम थोड़ी सी। ये मैं मिटा देता हूं वापस से। अच्छा, ये आपका प्रूफ हो गया। एनालिसिस के लिए मुझे ये डायग्राम चाहिए थी, मैंने वापस ये डायग्राम ले ली, बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं इसकी। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इज इक्वल टू वी आई टी ए टी स्क्वायर। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये वेलोसिटी देखें बढ़ रही थी तब तो ये केस था, जब वेलोसिटी कम हो रही होगी पॉजिटिव में तब क्या होगा, नेगेटिव में बढ़ रही होगी तब क्या होगा, नेगेटिव में कम हो रही होगी तब क्या होगा, इसके बाद देखते हैं। पहले थोड़ी सी एनालिसिस कर लें। जरा देखें प्यारे बच्चों, ये पहली टर्म है वी आई टी, ये बिल्कुल वही टर्म है जो यहां पर मौजूद है, सेम टर्म है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे पास दो तरीके आ गए हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के। जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये तरीका है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, जब एक्सेलरेशन होगा तो ये तरीका है डिस्प्लेसमेंट निकालने का। दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ एक्सेलरेशन का। मिसाल के तौर पर अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए, नहीं होगा तो मतलब क्या होता है, 0 हो जाए। सो इस इक्वेशन में आप जरा रखें, ये वी आई टी इसी तरह रहा, मैं वेक्टर के निशान नहीं डाल रहा बार बार, आपको पता है ये वेलोसिटी है, हाफ ए की जगह आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। जब 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो 0 आ जाता है, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सो सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा S इज इक्वल टू वी आई टी, या प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ये बताएं कि जब एक्सेलरेशन 0 है तो इनिशियल और फाइनल का कोई कॉन्सेप्ट होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, तो आई हटा सकता हूं मैं। सो S इज इक्वल टू वी टी, ये चीज आ गई आपके पास वापस। ठीक है, ये इक्वेशन वापस आपके पास आ जाती है अगर एक्सेलरेशन 0 होगा। सो यहां से भी आप निकाल सकते हैं। अब दूसरी एनालिसिस इसकी अगर आप देखें,
प्यारे बच्चों यहाँ पे दो टर्म है, पहली टर्म है VIT और दूसरी टर्म है प्लस के बाद हाफ AT स्क्वायर। ये दो टर्म्स हम इसको कहते हैं, एक पूरी टर्म है पहली VIT और प्लस के बाद ये पूरी दूसरी टर्म है हाफ AT स्क्वायर। ये जो VIT है इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन है। जरा गौर करें प्यारे बच्चों, ये पार्ट जो था ना ये हाफ AT स्क्वायर था। आप जरा देखिएगा प्रूफ में, जब मैंने पहला प्रूफ करवाया था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है ना ये असल में हाफ AT स्क्वायर ही है। कैसे? VF माइनस VI लिखा हुआ था, वो AT के बराबर होता है और बाहर वाला T AT स्क्वायर हो जाएगा। और ये पार्ट क्या है, सिर्फ उतनी वेलोसिटी बता रहा है जितनी टाइम गुजरते के साथ साथ बढ़ रही है, एक्सेलरेशन की वजह से बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि वो पिछले 2 को तो खाते में नहीं ला रहा, उसके लिए तो ये एरिया निकालना पड़ेगा। ये सिर्फ ये ट्राइंगल सिर्फ और सिर्फ उस बात को खाते में ला रहा है कि जब एक्सेलरेशन लगा तो स्पीड ने बढ़ना शुरू कर दिया 0.1, 0.2, 0.3। एक्सेलरेशन की वजह से टाइम गुजरते के साथ साथ जो स्पीड बढ़ रही है वो ये टर्म उसको कवर करेगी, और जो पिछला स्पीड चल रही थी उसको ये टर्म कवर करेगी। कांस्टेंट स्पीड को ये कवर करेगी और जो एक्सेलरेशन की वजह से जितना स्पीड में इजाफा हो रहा है वो हाफ AT स्क्वायर कवर करेगी। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं। यहां पर स्केलर वेक्टर वाला मामला उसी टाइम बता चुका हूं, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से ही निकाला है हमने। अच्छा, ये भी साथ में देखें प्यारे बच्चों, ये जो पहली टर्म है ना ये टाइम के रिस्पेक्ट में लीनियर है, यहां पे ना कोई स्क्वायर लगा है ना कोई क्यूब लगा हुआ है। लेकिन आप दूसरी टर्म देखें, एक्सेलरेशन तो लगा हुआ है तो ये, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह काम कर रही है, स्क्वायर। स्क्वायर को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इंक्रीमेंट। स्क्वायर याद रखें आप। पहले लीनियर वाली टर्म बताता हूं, लीनियर वाली टर्म को देखें कि अगर 1 सेकंड गुजरेगा, VIT है ना, ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, अभी इस टर्म को नहीं ले रहा मैं, पहले लीनियर टर्म देखें। अगर स्पीड 2 है, 1 सेकंड गुजरेगा तो 2 1 2 आ जाएगा, दूसरा सेकंड गुजरेगा तो ये 2 अपनी जगह मौजूद है, कांस्टेंट स्पीड है, 2 2 4 हो जाएगा, हर दफा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 सेकंड गुजरेंगे, ये टाइम है, 6 हो जाएगा। इस इंक्रीमेंट को कहते हैं हम लीनियर इंक्रीमेंट। टाइम 1 2 3 4 इस तरह से गुजर रहा है, साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मतलब उतने गुना बढ़ा देगा, डबल बढ़ा देगा। अगर ये 3 होता तो 3 गुना बढ़ा देता है टाइम के साथ मल्टीप्लाई होके, ठीक है। 4 होता तो 4 गुना बढ़ा देता। सो ये लीनियर कहलाता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये लीनियरली इंक्रीज कर रही है। जरा दूसरी टर्म देखें सिर्फ, अब पहली टर्म नहीं देख रहा मैं, दूसरी टर्म देखता हूं, प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहां गौर करें, मान लें कि मैं पहले आसान एक्सेलरेशन ले लेता हूं 2, और टाइम, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा इस पूरे जर्नी में, कहीं भी एक्सेलरेशन नहीं बदला, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, इस पर जरा गौर करें, 1 सेकंड गुजरा, इसको काट देंगे 2 1 2 2 1 2, ये वैसे ही 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय इस नंबर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, इसको आप भूल जाएं, ये खत्म हो गया, 1 हो गया। देखें टाइम 1 सेकंड था तो टाइम का स्क्वायर करना है आपने, 1 आया, जब 2 था तो 2 का स्क्वायर कर दिया 4, 3 का स्क्वायर 9, अब ये 9 गुना बढ़ गया। पहले क्या था इसमें, 1 गुना, 2 गुना, 2 सेकंड गुजर गया, 3 सेकंड गुजर गया, 3 गुना, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जब 1 था तो 1 ही था, जैसे टाइम 2 सेकंड हो गया तो 4 गुना हो गया, जैसे ही 3 सेकंड हुआ तो 9 गुना हो गया। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इंक्रीमेंट, स्क्वायर का इफेक्ट है ये। अब उसके बाद साथ में अगर कोई भी नंबर होता है, मान लें अगर 4 आ जाता तो 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता, 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता। सो बाद में फिर हमें लाजमी उसको टाइम के नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं लास्ट में कि अगर नेगेटिव, अगर स्पीड कम हो रही होगी तो क्या होगा, इस तरह के केसेस हम जरा इसमें समझ लेते हैं। अच्छा, स्पीड कम हो रही होगी प्यारे बच्चों तो यहां 5 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ज्यादा है पहले स्पीड। तो जब स्पीड पहले ज्यादा थी तो टाइम t1 सेकंड पर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी। ओके, कितना टाइम गुजर रहा है इसमें, t2 माइनस t1 इतना टाइम गुजरेगा, ये रहा, ये टाइम गुजरेगा। अब देखें पहले 5 स्पीड थी, जरा सा टाइम आगे गया स्पीड कम हो गई, जरा सा टाइम आगे गया स्पीड फिर कम हो गई, जरा सा टाइम आगे गया स्पीड फिर कम हो गई। तो वही चीज कि ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। स्पीड कम होने वाला मामला भी समझा रहा हूं, दोनों स्पीड पॉजिटिव है लेकिन स्पीड कम हो रही है। अच्छा सवाल है, ठीक है, दोनों स्पीड पॉजिटिव है देख लें लेकिन स्पीड कम हो रही है। सो इट मींस कि ये वाला एरिया आ गया है। अब जरा प्यारे बच्चों गौर करें, मैं इन नंबर्स के बजाय थोड़े से बेहतर नंबर डालता हूं यहां पर। अब प्यारे बच्चों जरा गौर करें, यहां 2 तक पहुंचना है इसने स्पीड में, जब
कुछ टाइम गुजरा होगा तो इसकी स्पीड कम होकर 4 हो गई होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी कमी आई है? 1 की कमी आई है। ओके, आप इसको सोचना किस तरह से ये इस इक्वेशन में फिट होगा। इसको आपने इस तरह से सोचना है प्यारे बच्चों कि यहां पर भी स्पीड 5 थी, लेकिन 5 में 1 की कमी आ गई तो 4 हो गई। थोड़ा सा और टाइम गुजरेगा तो स्पीड, इसको यहां सोचना है, स्पीड देखिए, टाइम गुजरा, स्पीड इतनी आ गई, 3 स्पीड हो जाएगी, इसका मतलब 2 की कमी आई है। यानी कि इसको आपने पिछले वाली एनालॉजी में, जैसे मैंने बताया था ना कि 2 हर जगह मौजूद है, उसको हमने सेपरेटली लिया था। यहां आप सोचें कि यहां भी 5 स्पीड थी, यहां तो थी 5 स्पीड, यहां भी 5 स्पीड थी, लेकिन 1 की कमी आ गई तो 4 हो गया। थी कितनी? 5। 1 की कमी आ गई तो 4 हुआ। यहां भी 5 स्पीड थी, लेकिन 2 की कमी आ गई तो 3 हो गया। तो ऑल द वे इसमें 5 मौजूद है, लेकिन हर लम्हे कमी आ रही है। तो 5 वाले को किस तरह लेंगे हम प्यारे बच्चों? आपको याद है ना, 5 वाले को किस तरह लेते हैं? इसका रेक्टेंगल कंप्लीट करें, ये रेक्टेंगल कंप्लीट करें आप। ये जो रेक्टेंगल होगा, ये टाइम आ गया, ये VF5 आ गई, या हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो वो कौन सा एरिया आ जाएगा? अच्छा, यहां पर ये VI होगी ना, VF तो नहीं होगी, ये VF होगी, क्योंकि इससे स्टार्ट हुआ, इस पे गया है। ठीक है, सो ये लेंथ क्या है? VI, और ये क्या है? टाइम। सो VIT हो जाएगा ये। ओके, उसमें से हर दफा कमी आ रही है, वो कमी ये वाला एरिया बताएगा। ये एरिया हमेशा क्या होता है? हाफ AT²। ये एक डिस्प्लेसमेंट है, ये भी, ये जो पूरा रेक्टेंगल है ये एक डिस्प्लेसमेंट है। उस पूरे रेक्टेंगल में से ये रेक्टेंगल कम करना है मुझे, तभी तो ये हिस्सा बचेगा। ठीक है, कमी आ रही है ना, इस कमी को भी तो खाते में लाना है। मैंने हर जगह अगर 5 मान लिया तो पूरा रेक्टेंगल आ जाएगा। जो कमी वाला पार्ट है, एक्सेलरेशन वाला पार्ट, वो ये ट्राइंगल बता रहा है। इस ट्राइंगल को मुझे कम करना है इस पूरे रेक्टेंगल में से। सो कम करते हैं किस तरह? माइनस करके। सो ये होगा -12 AT²। तो आप देख लें कि एक्सेलरेशन वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। अगर स्पीड कम हो रही होगी तो दूसरी टर्म एक्सेलरेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ओके, अब बाकी के 2 केसेस और देख लेते हैं इसके। अब यहां पर देखें, पॉजिटिव स्पीड थी दोनों, यहां से नीचे जाएगा तो नेगेटिव स्पीड होगी। तो मैं क्या करता हूं, एक्स एक्सिस को प्रॉपर करके लिख देता हूं। यहां मैं नीचे तो नहीं बना सकता ना, इसको मैं दूसरी तरह बना देता हूं। इसमें देखिए मैं एक्स वाई एक्सिस किस तरह बनाता हूं, इस तरह से। यानी कि अब ऊपर तो मैं नहीं ले रहा, इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये स्पीड है वाई एक्सिस पे, और ये टाइम है। अच्छा, अब यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, वो ये जहन में रखें कि आप सोच सकते हैं कि स्पीड तो नेगेटिव नहीं होती, जबकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है। आप स्पीड को लेते हुए अगर नेगेटिव एक्सिस भी बना देते हैं, ये मैं आगे जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस, वहां भी समझा दूंगा। अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस भी बना देते हैं तो इसका मतलब ये स्पीड के साथ साथ वेलोसिटी भी है। इसको आपने वेलोसिटी भी कंसिडर करना है। आम जबान में हम कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, हम नेगेटिव में भी ले सकते हैं। आप या चाहे तो वेलोसिटी लिख दें स्पीड की जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई नेगेटिव आ गया, स्पीड में तो नेगेटिव नहीं होता ना, कभी स्पीड नेगेटिव होती है? नहीं होती। लेकिन मैं नेगेटिव एक्सिस बना रहा हूं, इसका मतलब नेगेटिव वेलोसिटीज डालूंगा। यहां पर स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर वेलोसिटी डाल रहा हूं, तो असल में वेलोसिटी ही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं आप इसको। मुश्किल तो नहीं था पिछला? ओके, इसकी जो इनिशियल स्पीड है मान लें -2 मीटर पर सेकेंड है। अब नीचे जाएगा तो VF, ये स्पीड बढ़ी है या कम हुई है? -5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव में बढ़ी है, नेगेटिव में बढ़ी है ये स्पीड। इट मींस कि यहां T1 टाइम था, यहां तक पहुंचते पहुंचते T2 हो गया, ये टोटल टाइम T है। अब आप ये देखें कि नेगेटिव में जब ये माइनस थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, नेगेटिव में थोड़ा सा और टाइम गुजरेगा फिर स्पीड -2.1 -2.2 और बढ़ेगा, ये इस तरह हो जाएगी। तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने ज्यादा नीचे लिख दिया, इसको मैं यहां लिख देता हूं। VF बराबर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, VF बराबर आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। यहां तक -5 आ गई, मैंने मान लिया। अब जरा प्यारे बच्चों गौर करें, इनिशियल स्पीड थी -2, अब हो क्या रहा है, ये जरा सा नीचे जाएगा तो यहां पर तकरीबन -3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके, इसका मतलब ये है कि वंस अगेन जैसे स्पीड बढ़ने में था, ये क्या कर रहा है, यहां पर VF माइनस VI आता है, क्योंकि VF माइनस VI तो -3 मीटर पर सेकेंड होगा। ये स्पीड कितनी ले रहा है? -1, -2 की कमी है। ऐसे ही चलता है ना, 0.1 -3 बनाना है, -0.1 -0.2 -0.3 -0.4, तो ये तो पॉइंट्स में ले रहा है। ये तो इस -2 को खाते भी नहीं ले रहा, जबकि ओरिजिनल कितना है, इसमें 3 है, इसको होना चाहिए था 3, जबकि ये यहां तक का कितना ले रहा है 1।
इतना कवर कर रहा है ये। सो वंस अगेन -2 की कमी आ रही है। अब ये -2 किस तरह आप लेंगे, ये लेंथ -2 होगी और ये टाइम t होगा, ये एरिया भी ले लें और ये एरिया भी ले लें, दोनों को ऐड कर दें। जिस तरह पॉजिटिव में दोनों एरियाज ऐड कर रहे थे, इसी तरह नेगेटिव में दोनों एरियाज ऐड करने हैं, तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। तो देखें यहां पे क्या करेंगे, vi माइनस में था तो -vit होगा, ये वाला एरिया -vit s1 और ये जो s2 होगा -12at²। -12at² क्यों लिख रहा हूं, vf माइनस vi करना है ना आपने, जब बड़े में से छोटा नंबर जाएगा तो नेगेटिव ही आंसर आना है। सो ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी। सो आप ये जानते हैं ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, जब नेगेटिव में नेगेटिव ऐड होता है तो नेगेटिव में आंसर बढ़ता है। मिसाल के तौर पे -2 -3 -5 आ जाएगा, नेगेटिव में आंसर बढ़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्पीड बढ़ ही रही है लेकिन नेगेटिव में, तो ये दोनों नेगेटिव है, कुछ कमी नहीं आ रही है। पिछले में क्या था, पिछले केस में ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, इसका मतलब इसमें से इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, खत्म करना है। यहां सब्ट्रैक्ट नहीं करना बल्कि यहां पे क्या होगा, बढ़ेगा लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगा। क्लियर है ये मामला। अब इसी का उल्टा केस देख लेते हैं, अगर ये vi हो जाए और ये vf हो जाए। सो इतना टाइम गुजारना है इसने। अब क्या हो रहा है, नेगेटिव में स्पीड कम हो रही है, टाइम t1 सेकंड था तो ये स्पीड थी, टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ये स्पीड आ जाएगी, कम हो रही है यहां से स्पीड, टाइम थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा ये स्पीड आ जाएगी, तो आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये होता है vf माइनस vi। अब फिर से आप गौर करें, जब थोड़ा सा टाइम गुजरा तो मान लें कि ये स्पीड हो गई -4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम गुजरेगा -3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम गुजरेगा -2 हो जाएगी। इसको भी आपने उसी तरह सोचना है जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। किस तरह सोचना है, मान लें कि यहां पर भी 5 ही थी लेकिन +1 हो गया, उल्टा हो गया, माइनस का उल्टा प्लस होता है, +1 हो गया, थी -5 ही लेकिन उस -5 में एक जमा हो गया, ये समझ लें कि खत्म कर दिया आपने। तो हर लम्हे -5 ही है लेकिन उसके साथ साथ कमी आ रही है, वो कमी ये ट्राइंगल कवर करेगा, लेकिन हर जगह आप क्या मान रहे हैं -5, तो -5 वाला कौन सा एरिया होगा, ये टोटल एरिया होगा पूरा, उसमें से आप इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि होगा ½ ये s2 होगा और s1 क्या होगा vit, s1 होगा -vit और ये होगा प्लस का ½ क्योंकि यहां पर देखें बाद वाली छोटी है और पहले वाली बड़ा नंबर है, तो आप करेंगे तो प्लस में आंसर आ जाएगा। सो इधर उल्टा चक्कर हो गया, ये वाला पार्ट -vit होगा और ये वाला पार्ट +½ होगा। अच्छा, अब प्यारे बच्चों जरा एक बात मुझे यहां पर बताएं, लास्ट बिल्कुल, उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा मामला एनालिसिस। एक लीनियर टर्म है, एक क्वाड्रेटिक टर्म है, कौन सी टर्म ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी? क्वाड्रेटिक टर्म की जो ग्रोथ होती है, ये 1 सेकंड गुजरेगा तो इसकी ग्रोथ स्लो है और इसकी ग्रोथ ज्यादा है, इसलिए आपको बताया था कि लीनियर की ग्रोथ जो है वो स्लो होती है, क्वाड्रेटिक की ग्रोथ फास्ट होती है। तो ये 1 गुना बढ़ता है, ये भी 1 गुना बढ़ जाता है उस टाइम, जब ये 2 गुना बढ़ेगा तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा, ये 3 गुना बढ़ेगा, ये 3 गुना बढ़ेगा, ये 9 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, ये तेजी से बढ़ेगा और ये नंबर स्लो रहेगा, पीछे रहेगा। तो ये आपका मीन स्पीड थ्योरम था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा आपको।